सो वेलकम बैक व्यूअर्स, कार मास्कर है एंड आज मैं फिर से वापस आया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी कार्स, कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में जिनको आपको हर हाल में सेकेंड हैंड खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। तो बिना किसी डिले से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को भी थम्स अप दे देना अगर वीडियो यूजफुल लगा, एंड तक देख लेना पहले। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना एंड शेयर कर देना उन फ्रेंड्स के साथ जो इस लिस्ट में से कोई भी कार चूज कर रहे हैं, ताकि आप एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभा सके एंड उन्हें एक मनी ट्रैप में फंसने से बचा सके। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज कार मास्कर, ओनली ट्रुथ, नो ट्रैश। तो जो सबसे पहली कार है, ये कार नहीं है, ये एक प्रॉपर ब्रांड ही है। आप फिएट की कार कोई भी मत लीजिए। दैट इंक्लूड्स दी पालियो, पुंटो, पालियो कोई लेता नहीं है वैसे, लीनिया, अवेंचुरा। तो इन कार्स को आपको हर हाल में अवॉइड करना है। दैट्स बिकॉज कि बेसिकली ये गाड़ियाँ बिकी तो डीजल में ही हैं। पेट्रोल फिएट की कार्स कोई नहीं खरीदता था, तो बिकी ये गाड़ियाँ डीजल में ही है। एंड दिस वाज कॉल्ड एज द नेशनल डीजल इंजन ऑफ इंडिया, 1.3 मल्टीजेट इंजन ढेरों कार्स में यूज हुआ है। तो इंजन के स्पेयर पार्ट्स तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो जैसे आप सपोजिंग पुंटो लेते हैं, तो इंजन की अगर बात करें तो उसमें पुंटो के स्पेयर ना लग के आप स्विफ्ट के भी स्पेयर से काम चला सकते हैं, बिकॉज दैट इज वन एंड द सेम इंजन ओनली। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है फिएट की गाड़ियों में, अब वो ये है कि फिएट ने इंडिया को छोड़ दिया है बेसिकली, एंड जीप ब्रांड जरूर आ रहा है FCA का, और आई शुड से स्टेलेंटिस, बट फिएट इटसेल्फ ने इंडिया को एग्जिट कर दिया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल स्पेयर्स है ना, दैट इंक्लूड्स द गियर बॉक्स, सस्पेंशन, ब्रेक्स, एक्सीडेंटल पार्ट्स, बॉडी पैनल्स, बॉडी पार्ट्स, इन पार्ट्स की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। ये पार्ट्स प्रैक्टिकली आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो लैक ऑफ स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी इज द मेन रीजन व्हाई यू शुड अवॉइड बाइंग एनी यूज्ड फिएट कार। अब मैं फिएट को स्पेशली इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि कार मास्कर मुझे एक कार लेनी है एंड बजट उनका 5 लाख रुपीज़ था एंड उनको लीनिया मिल रही थी 2.5 लाख रुपीज़ की। तो एज सच देखे तो लीनिया इज अ मिड साइज सेडान व्हिच यूज्ड टू कम्पीट विद द लाइक्स ऑफ होंडा सिटी एंड Hyundai वर्ना। तो जब उस रेंज की कार आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए में मिल रही है ना, तो इट बिकम्स अ वेरी टेम्पटिंग डील। बट ऐसे मामले में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। एंड इन गाड़ियों को बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आगे चल के जब दिक्कतें आनी शुरू होंगी तो स्पेयर पार्ट्स आपको कहीं से नहीं मिलेंगे एंड दैट विल बिकम अ मेजर इशू। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है कार्स इस लिस्ट में, यस आई एम अगेन सेइंग कार्स बिकॉज ये भी एक ब्रांड है। यू शुड डेफिनेटली अवॉइड बाइंग एनी यूज कार ऑफ द शेवरले ब्रांड। शेवरले के हाल थोड़े से और ज्यादा खराब है। दैट्स बिकॉज कि उनके इंजन भी खुद के होते थे, गियर बॉक्सेस भी उनके खुद के होते थे। अगर आप शेवरले बीट या वो जो सेल ट्विंस थे उनको छोड़ दें, दे यूज दैट सेम FCA इंजन। बट अगर आप ऑप्ट्रा, कैप्टिवा या इवन शेवरले क्रूज ऐसी कार्स को देखें ना, क्योंकि शेवरले ने अब इंडिया को एग्जिट कर दिया है, तो उनके ना इंजन्स के स्पेयर मिल रहे हैं, ना बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, ना और कोई स्पेयर्स मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। एंड होता क्या है, जब ऐसा सिनेरियो आ जाता है ना कि स्पेयर पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं किसी पर्टिकुलर कार के या पर्टिकुलर ब्रांड के, तो जो डीलर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं एंड वो मौका देखकर आपके स्पेयर पार्ट्स का प्राइस हद से ज़्यादा मार्कअप कर देते हैं। तो जहाँ कोई पार्ट आपको 10,000 15,000 का मिल रहा है, तो वो डीलर्स इस मौके को ज़रूर कैश इन करने की कोशिश करते हैं एंड आपको कम से कम 25,000 30,000 रुपये तक का वो सेम स्पेयर पार्ट देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि स्पेयर पार्ट्स ऐसा कहीं मिलने नहीं है, डीलरशिप्स बंद हो चुकी हैं, तो कस्टमर भी कहाँ से सोर्स करेगा स्पेयर्स। फिर दूसरी बात ये है कि इन गाड़ियों के रिपेयर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली अगर आप शेवरले क्रूज एंड शेवरले कैप्टिवा को देखें ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका लोकल मैकेनिक डेफिनेटली अगर कोई मेजर काम है ना, तो वो आपकी शेवरले क्रूज या शेवरले कैप्टिवा को बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि उन गाड़ियों में सारा कुछ ही लेफ्ट हैंड ड्राइव के हिसाब से सेटअप है। सारा कुछ जो इंडियन कार्स हैं उनसे उल्टा है उन कार्स में, उनके बिल्ड में, उनके सेटअप में। तो ये एक दिक्कत है। मेंटेनेंस भी उनकी बहुत महंगी है, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी एंड अब तो स्पेयर्स भी नहीं मिल रहे, तो आपने शेवरले की कार्स भी डेफिनेटली अवॉइड करनी है। तो जो थर्ड नंबर पे कार है, ये एक सरप्राइज़ है, दैट इज़ द S-Cross 1.6 डीजल।
जब एस क्रॉस को लॉन्च किया गया था मारुति की तरफ से, इट यूज टू कम अप विद 1.6 लीटर डीजल। इट यूज टू मेक अराउंड 118 हॉर्स पावर। अब बहुत ही मज़ेदार इंजन है ये, ज़बरदस्त पिकअप होती थी इसकी। एंड मारुति की हल्की गाड़ियों में जब इस इंजन को यूज़ किया गया तो और भी ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस आता था। बट द थिंग इज़ कि इधर भी इस इंजन की एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं हुई है और किसी कार में। बेसिकली ये आपको सिर्फ एस क्रॉस में मिला है, शायद एक दो और कार्स में मुश्किल से मिला हो। बट अगर आप इसकी मेजर एप्लीकेशन देखें ना तो वो सिर्फ एस क्रॉस में था, एंड दैट टू ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसके बाद मारुति ने वही 1.3 लीटर डीजल पे शिफ्ट कर लिया था 1.6 से। अब एज सच तो 1.6 डीजल इज़ अ वेरी रिलायबल इंजन, बट इसमें दिक्कत तब आती है जब आपको तकरीबन 1-1.5 लाख किलोमीटर्स के आसपास जाके फ्लाई व्हील बदलवाना पड़ता है। इनमें ड्यूअल मास फ्लाई व्हील्स होते हैं इन मल्टीजेट इंजन्स में, तो इसलिए बाकी पार्ट्स तो कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हैं। बट ये जब फ्लाई व्हील बदलवाने की बात आती है तब वहाँ थोड़ी सी स्कार्सिटी है उस पार्ट की, क्योंकि 1.3 मल्टीजेट इंजन के स्पेयर्स आप नहीं यूज़ करते अपने 1.6 मल्टीजेट इंजन में। एंड ना ही जो 2 लीटर मल्टीजेट इंजन है जो कि जीप, कंपस, टाटा हैरियर जैसी कार्स में मिल रहा है, ना ही आप उसके स्पेयर यूज़ कर सकते हैं 1.6 मल्टीजेट डीजल इंजन में। एंड व्यूअर फीडबैक भी मुझे यही है कि बाकी सारे स्पेयर्स तो आप इजीली सोर्स कर सकते हो, बट जो इस इंजन का ड्यूअल मास फ्लाई व्हील है, इंजेक्टर पंप एंड EGR वाल्व है, वो सोर्स करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस इंजन को भी अवॉइड कीजिए, मतलब आप एस क्रॉस 1.6 डीजल को भी अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। अब जो फोर्थ कार है आपको अवॉइड करनी, वो है मर्सिडीज एस क्लास W221। अब ये कार इस लिस्ट में कैसे आई है, कुछ लोगों के लिए एक पॉइंट ऑफ जोक जरूर हो सकता है, बट बात यह है कि ये एक बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग डील बन जाती है जब इस कार को आप यूज्ड देखते हैं। होता क्या है कि इट्स अ फ्लैगशिप लग्जरी लिमोजिन कार, एंड इसके प्राइसेस अब इतने ड्रॉप हो चुके हैं कि ये आपको आपके कॉम्पैक्ट सेडान से भी ज़्यादा सस्ती मिलती है। मतलब आप अगर तकरीबन 2008 या 9 के एग्जांपल्स देखेंगे ना तो दे आर सेलिंग आउट फॉर 7-8 लाख रुपीस, एंड माइलेज भी बिलीव इट और नॉट 1 लाख किलोमीटर से भी कम है। तो दिस बिकम्स अ वेरी टेम्पटिंग डील कि आपको एक कॉम्पैक्ट सेडान के प्राइस में फुल लग्जरी कार मिल रही है, दैट टू अ फ्लैगशिप सेडान फ्रॉम मर्सिडीज। तो इस मामले में भी आपने एक ही रूल फॉलो करना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बट यहाँ हम थोड़ी सी लेवरेज ले सकते हैं। अगर आपको S350 CDI वाला यूज्ड एग्जांपल मिल रहा है, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि मत ही देखें तो बेटर रहेगा, बट आप उसको ज़रूर दे सकते हैं। वो इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन अच्छा है। बट S350 पेट्रोल एंड S500 पेट्रोल ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। वाई? बिकॉज S350 की सेल्स ज़्यादा नहीं थी, तो इस कार के स्पेयर पार्ट्स को सोर्स करने में दिक्कत आ सकती है। बट जो S500 थी, दैट वाज अ प्रॉब्लमैटिक कार। उसका इंजन प्रॉब्लमैटिक था। जो अर्ली एग्जांपल से द गियरबॉक्स वाज नॉट डिजाइन टू हैंडल द पावर ऑफ दैट इंजन। तो होता क्या था कि इंजन तो खराब था ही, गियरबॉक्स भी ब्लो अप हो जाता था या कुछ ना कुछ दिक्कत गियरबॉक्स में भी आई रहती थी। तो इसलिए वो ना इंजन रिलायबल था S500 का, ना गियरबॉक्स रिलायबल था। तो इसलिए बेसिकली आपने एस क्लास W221 अवॉइड करनी है। अगर लेनी ही है तो आप S350 CDI डीजल के लिए ही जाएं। फिर जो 5th नंबर पे कार आती है दैट यू शुड अवॉइड, दैट इज द E65 BMW 7 सीरीज। ये भी सेम एस क्लास जैसी बात है, बट इसको आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इस पे ना पेट्रोल ना डीजल, आपने कोई भी वेरिएंट नहीं लेना है, इस गाड़ी की तरफ देखना तक नहीं है। एंड दैट इज बिकॉज दीज कार्स वर नाइटमेयर्स। ना इंजन इनका रिलायबल था, गियरबॉक्स ठीक था, इलेक्ट्रिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स थे इस कार में, दे वर नाइटमेयर्स। आए दिन किसी ना किसी सेंसर या किसी ना किसी मोटराइज पार्ट में आपको दिक्कत मिलती ही रहती थी। and these cars are highly avoidable, and same goes for the car number 6, that is the E60 generation of the 5 सीरीज। ये भी सेम 7 सीरीज वाली दिक्कतें थी इस कार में भी, क्योंकि ये गाड़ियाँ बेसिकली उस एरा की थी जब BMW कार्स की क्वालिटी हद से ज़्यादा ख़राब थी, BMW कार्स की रिलायबिलिटी हद से ज़्यादा ख़राब थी। तो ये उस एरा की कार्स हैं, इनको आपने अवॉइड करना है, इनकी तरफ देखिए भी मत। अब 7 सीरीज जो E65 जनरेशन 7 सीरीज है वो तो थोड़ी रेयर ही मिलती है, बट जो E60 जनरेशन है ना 5 सीरीज की, दैट इज कॉमनली अवेलेबल इन द यूज्ड कार मार्केट प्लेस। एंड रेट्स इतने ज़्यादा कम होते हैं, 5-5 लाख रुपए तक में भी वो कार बिक्री होती है। तो इट्स अ मनी ट्रैप।
आप इस जाल में मत फंसिए। फिर जो 7 नंबर पे हमारी कार आती है जो आपने अवॉइड करनी है, दैट इज एनी ओल्ड निसान कार, ठीक है, विच मीन्स कि निसान किक्स से पहले जितनी भी निसान की कार्स आई हैं वो आपने हर हाल में अवॉइड करनी है। अब इन गाड़ियों में होता क्या था कि दीज कार्स वर वेरी रिलायबल, ठीक है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, इंजन वॉज एब्सोल्युटली रिलायबल। अगर आप CVT गेयरबॉक्स को अवॉइड करके मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार लेते तो दे वर वेरी रिलायबल। CVT ट्रांसमिशन एब्सोल्युटली जंक है, बट मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ अगर आपने कोई भी ओल्ड निसान कार ली है, दे आर वेरी रिलायबल। बट बात ये थी कि स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, एंड उन स्पेयर पार्ट्स की प्राइसिंग इतनी ज़्यादा रिडिकुलस है कि दे आर मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन दैन इवन दी VW ग्रुप कार। पर्सपेक्टिव के लिए मैं बताता हूँ कि जो निसान सनी में फैन बेल्ट है ना, सिर्फ सनी डीजल की, दैट यूज टू कॉस्ट यू अराउंड 1500 रुपीज़, जबकि जो नियरेस्ट कंपेटिटर थे ना, दैट वाज VW विच कॉस्टेड 450 रुपीज़। अगर आप सनी डीजल की क्लच प्लेट को भी देखें ना, जो क्लच एंड प्रेशर प्लेट्स हैं, that used to cost you 14,000 rupees। जो सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंपेटिटर था ना, उनके लिए द सेम पार्ट कॉस्टेड ओनली 7,000 रुपीज़। तो मतलब जो सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव काउंटर पार्ट था वो 7,000 रुपीज़ था, एंड दीज आर ऑब्वियसली VW ग्रुप कार्स ओनली। तो इसलिए इन पुरानी निसान कार्स की रिलायबिलिटी तो अच्छी है एंड आफ्टर सेल सपोर्ट भी है निसान की इंडिया में फ़िलहाल, बट द थिंग इज़ कि स्पेयर पार्ट्स आर रिडिकुलसली एक्सपेंसिव, तो आप इन कार्स को अवॉइड ही कीजिए। एंड लास्टली आपको अवॉइड करनी है स्कोडा सुपर्ब। बाइंग अ यूज्ड स्कोडा सुपर्ब इज़ एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर। 1.8 TSI इंजन को ले लीजिए, जो अर्ली एग्जाम्पल्स थे, दोज इंजन्स वर वेरी प्रॉब्लमेटिक इन देम। उसके बाद VW ने ज़रूर इंजन्स को इम्प्रूव कर दिया। DSG गेयर बॉक्स इज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, ठीक है, जो उसमें इलेक्ट्रिक्स यूज़ हुए हैं, जितने भी सेंसर्स हैं, पावर्ड ऑप्शंस हैं, they are absolute nightmares. They have turned out to be absolutely pathetic for the owners. जो 1.8 TSI वाले एग्जाम्पल्स थे, उसमें इंजन की रिलायबिलिटी ज़रूर आगे वाले मॉडल ईयर्स में इम्प्रूव हो गई थी, बट DSG गेयर बॉक्स अभी भी ख़राब था। सस्पेंशन बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाती थी, ब्रेक्स यूज टू वेयर आउट सो अर्ली, एंड दिक्कत ये थी कि ये पार्ट्स वेयर आउट भी इतनी जल्दी होते थे एंड इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा थी। तो इसलिए आपने यूज स्कोडा सुपर्ब को भी अवॉइड करना है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि स्कोडा सुपर्ब तो बता दी, VW पसाट क्यों नहीं बताया, बिकॉज VW पसाट डज नॉट इवन सेल। वो किसी भी जनरेशन में वो कार ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं हुई है, बट स्टिल वन एंड द सेम थिंग, VW पसाट या स्कोडा सुपर्ब आपने हर कीमत पर अवॉइड करनी है। पेट्रोल हो या डीजल, इस गाड़ी को मत लीजिए। ऊपर से बात यह है कि VW के आफ्टर सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, अभी तक भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। आफ्टर सेल एक्सपेंसिव है एंड ऊपर से कस्टमर्स को दिक्कत आती है कि स्पेयर पार्ट्स आते भी नहीं हैं, एंड उस चीज़ को टैकल करने के लिए कंपनी के पास लाख बहाने होते हैं। तो इसलिए आप स्कोडा सुपर्ब एंड VW पसाट यूज़ इनको अवॉइड ही कीजिए। तो ये थी हमारी लिस्ट। अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें से कोई कार स्किप की है, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए, ताकि जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी इन चीज़ों से अवेयर रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी मनी ट्रैप से बच सके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन।